प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। 74 साल के प्रशांत बोस, उनकी गिरफ्तारी से नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है और उनकी इस नुकसान का असर इससे समझा जा सकता है कि आज भारत बंद है। कई जगहों से छिटपुट घटनाओं की खबर आ रही हैं, कहीं रेलवे ट्रैक उड़ा दिया गया है। उनकी इस गिरफ्तारी से नक्सलियों को कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये समझने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट के तौर पर प्रणव हैं, जो झारखंड स्टेट क्राइम देखते हैं और प्रभात खबर यानी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल सर मेरा यही है आपसे कि ये जो नुकसान है नक्सलियों का, कितना बड़ा नुकसान है? क्या सच में उनकी कमर टूटी है? नुकसान को आप इस तौर पे देख सकते हैं कि प्रशांत बोस का मतलब है मेन संस्थापक, भाकपा माओवादी का मेन संस्थापक ये रहे हैं। 2004 में पीडब्ल्यूजी और एमसीसीआई दोनों का विलय होने के बाद 2004 में भाकपा माओवादी संगठन बनाया गया था और यह मेन संस्थापक थे, यह लीड कर रहे थे और सबसे पढ़े लिखे शख्स एज ए लीडर इन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। और शुरुआत में इनका जो है यह पहले मज़दूर के यूनियन से जुड़े, उसके बाद एमसीसीआई से जुड़े और इनका पश्चिम बंगाल के अलावा अगर अपने स्टेट की बात हम लोग करें तो हज़ारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, गया, औरंगाबाद एकीकृत बिहार के समय, है ना, इन सब जगहों पे ये लगातार जो है जुड़े रहे संगठन से। और 2004 में जब भाकपा माओवादी संगठन बना, उसके बाद से लेके अब तक आज तक कभी भी पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर पाई। यह पहला मौका रहा कि प्रशांत बोस को उनकी पत्नी के साथ सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा है जिसको गिदिल वेरा बोलते हैं, वहाँ पे 12 नवंबर को इनको अरेस्ट किया गया। मेरा कुछ सवाल इस तरह है कि जैसे जब इतने लंबे समय से जुड़े रहे और आप बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी से उस असर पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा, तो अब उनकी जगह कौन लेगा? क्योंकि जो खबरें हैं वो ये भी हैं कि जब बीमार थे वो चिट्ठी लिखते रहे कि मेरी उम्र हो चली है, तबीयत ख़राब रहती है, तो ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। तो ये भी एक चर्चा है इस वक्त कि उनके बाद ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा और कौन है वो, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, प्रशांत बोस माओवादी पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं, इनकी पत्नी भी माओवादी पोलित ब्यूरो की मेंबर है। पत्नी पर वैसा इनाम का कोई घोषणा नहीं है, लेकिन प्रशांत बोस पे 1 करोड़ का इनाम अभी है। इनके बाद संगठन में झारखंड चैप्टर की अगर बात हम लोग करें तो यहाँ पे मिसिर बेसरा नंबर 2 पे हैं। मिसिर बेसरा भी माओवादी पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं। और मिलिट्री कमीशन, इसका 2 पार्ट है। एक मिलिट्री कमीशन है जो घटनाओं को अंजाम देता है ऑन द स्पॉट, है ना, उसको लीड करते हैं मिसिर बेसरा और अभी नंबर 2 पे हैं। तो अब संगठन की जवाबदेही मिसिर बेसरा के हाथ में आ गई है। अच्छा, एक चीज़ और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो ये पूरा उनकी हायरार्की अगर आप हमें समझा सकें तो सेंट्रल कमेटी है, पोलित ब्यूरो है, कई अलग अलग स्टेट से जुड़े संगठन हैं, तो ये पूरी हायरार्की अगर समझ सकें दर्शक, क्योंकि सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सी बड़ी है कि, तो इस बारे में थोड़ा समझाइए। इसकी सबसे बड़ी कमेटी है माओवादी पोलित ब्यूरो। पहले पोलित ब्यूरो में 2004 के पहले की अगर बात करेंगे उस समय एमसीसीआई हुआ करता था, है ना, उस समय 5 मेंबर हुआ करते थे। उन लोगों पर राज्य सरकार की तरफ से मैक्सिमम 25 लाख का इनाम हुआ करता था। लेकिन 2004 के बाद जब भाकपा माओवादी संगठन बना तो जो सेकेंड बैठक हुआ था 2011 में, उसके बाद इसमें मेंबर की तादाद जो है बढ़ाकर 15 कर दी गई। टोटल 15 मेंबर माओवादी पोलित ब्यूरो में हो गए। तो माओवादी पोलित ब्यूरो सबसे नंबर 1 है ना। उसके बाद सेंट्रल कमेटी की बात आती है। उसके बाद इन लोग का जो कार्य क्षेत्र है, जैसे एक इनका मिलिट्री कमीशन है, उसका अलग अलग जो छोटे छोटे कमीशन हैं, तो इस ढंग से यह बना हुआ है, किसको क्या काम करना है वो बना हुआ है। लेवी का भी इनका एक व्यापक नेटवर्क है। लेवी जो है ग्राउंड लेवल से जाता है, वो जोनल लेवल पे जाता है। जोनल लेवल पे देखा जाता है कि संगठन को चलाने में कितना पैसा खर्च हुआ है, उतना पैसा कट करके वह रकम फिर से रीजनल कमेटी को जाता है। फिर वहाँ पर भी यही चीज़ फॉलो करते करते पैसा जो है फिर से अंतिम में माओवादी पोलित ब्यूरो के पास जाता है और वह कमेटी डिसाइड करती है कि दूसरे स्टेट में, जैसे प्रशांत बोस के जिम्मे था कि पंजाब, असम, गुजरात, ये सब स्टेट में जो संगठन को बढ़ाना था, तो पैसा भेजने का जिम्मेदारी जो है प्रशांत बोस को ही संगठन ने दिया था और यही पैसा भेजा करते थे।
तो ये इसीलिए जो घटनाएं अभी आप उसे किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पैसा उन्हीं के माध्यम से इन संगठनों तक पहुंचता था, तो ये एक बड़ा अर्थ का उनके लिए एक तरह से नुकसान है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, क्या होगा। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं और उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, तो इसे किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, उनकी गिरफ्तारी इससे बड़ी क्षति आज तक नक्सलियों को कभी नहीं हुआ। और प्रशांत बोस एक ऐसे नाम थे जो आप लोग सुने होंगे 2-3 साल पहले कि अर्बन नक्सल की बात हो रही थी। तो जिन लोगों का आप अर्बन नक्सल के तौर पे टारगेट कर रहे थे, है ना, तो वो सारे लोग प्रशांत बोस के कारण जुड़े हुए थे। अब प्रशांत बोस ही हट गए तो उनके बाद से बौद्धिक क्षमता वाला कोई लीडरशिप अब माओवादियों के पास नहीं बचा। वो सिंगल लीडरशिप थे। मिसिर बेसरा हैं जो अब कमान संभालेंगे, लेकिन उनके पास ना तो बौद्धिक क्षमता है और न यह पढ़े लिखे हैं। तो यह घोर संकट जो है अब नक्सली संगठन के सामने आ गया है। और प्रशांत बोस वाला माइंडसेट किसी के पास नहीं है। प्रशांत बोस भी पहली बार अरेस्ट हुए थे 1974 के समय में। तो वो जब मजदूर यूनियन के साथ जुड़े हुए थे, उस समय जो आंदोलन चल रहा था वो। लेकिन 2004 के बाद जब से इन्होंने संगठन बनाया, आज तक पुलिस इनके पास पहुंच नहीं पाई थी। अच्छा, एक और कारण है, जिस वक्त गिरफ्तारी हुई उस वक्त ये भी चर्चा थी कि जो कॉरिडोर था जो सारंडा से होते हुए जुमरा उमरा तक पहुंचता था, वो कॉरिडोर टूट गया, उसकी वजह से उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ा। इसमें कितनी सच्चाई है? जी, हम बता रहे हैं आपको। 2018 में चाईबासा के में जो है मुठभेड़ हुआ था, है ना, और 2 दिनों तक मुठभेड़ चली थी। उसमें पुलिस जो है काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी नक्सलियों को, चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई थी। प्रशांत बोस उस समय लकवाग्रस्त थे और उनको किसी तरह से टीम वहां से निकाल कर औरंगाबाद में शिफ्ट किया। वहाँ पे संदीप यादव का गैंग है जो रीजनल कमेटी मेंबर है और 25 लाख का इनामी है। 2 साल तक करीब वहाँ पे प्रशांत बोस रहे। नवंबर 2020 में फिर से यह पारसनाथ, गिरिडीह के पारसनाथ में बैक किए और अब यह अपने इलाज को लेकर जाने वाले थे। और इलाज कराने के बाद इनको फिर से आना था सारंडा, जहाँ पे नक्सली शीर्ष नक्सलियों की कमेटी की बैठक होनी थी। और प्रशांत बोस ने अभी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, कई स्टेट की पुलिस भी इनसे अभी पूछताछ कर रही है रांची में। तो इन्होंने पूछताछ में कहा है कि इनकी अंतिम इच्छा यह थी कि जो लाइन बंद हो गया है नक्सली का, जैसे दंडकारण्य, अभी यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना। दंडकारण्य को आप ऐसे समझिए कि जब भगवान राम वनवास में गए थे तो उस वन में भगवान राम भी रुके थे। तो अभी वह छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो पुलिस के लगातार दबाव के कारण झारखंड से दंडकारण्य जाने का जो कोरापुट होकर रास्ता था वो बंद है। पश्चिम बंगाल जाने का रास्ता बंद हो गया है। उड़ीसा जाने का मार्ग बंद हो गया है। और आज भी हम आप कितने भी हाईटेक हो गए हैं, रोज़ नई नई तकनीकें सामने आ रही है, लेकिन नक्सली आज भी ह्यूमन कुरियर को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना। उनको अगर विशेष कोई भी मैसेज कन्वे करना है अपने कैडर को, तो आज भी एक दूत जो है शीर्ष नेता का पत्र लेकर ही एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट करता है। चूँकि इनका मानना है कि तकनीक जितना ज़्यादा विकसित होगा, इनको उतनी ज़्यादा क्षति होगी। डिजिटल फुटप्रिंट उसके निशान रह जाते हैं। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल है कि ये जो स्थिति है अभी और जो छिटपुट जो घटनाएं हुई, जैसे रेलवे ट्रैक जो उड़ा दिया गया है, उससे, और जो पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड में है, कई राज्यों के पुलिस को अलर्ट किया गया है, कितना बड़ा खतरा है कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? क्या आपके पास इनपुट है इसे लेकर? देखिए, सुरक्षा एजेंसियों के पास यह जो इनपुट है और हम लोगों के पास भी जो माओवादी संगठन की तरफ से आई है जानकारी, उसमें पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि भारत बंद का जो कॉल किया है माओवादियों ने, तो इस बार जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस है, दूध है, न्यूज़पेपर है, किसी को इस बार पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि छूट नहीं दिया है। पहले देता था, अब ये सारी छूट नहीं है। प्लस सुरक्षा एजेंसियों को यह भान है कि प्रशांत बोस के कारण जो है एक बड़ी क्षति नक्सली हमको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अभी दिलचस्प पहलू यह है कि जिस समय अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसी समय लखनऊ में 19 तारीख से 21 तारीख तक, मतलब 3 दिवसीय, है ना, DGIG कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जिसमें पूरे देश के तमाम DGP हैं उस बैठक में शामिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पूरी टीम है, तमाम खुफिया एजेंसी के शीर्ष नेता अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल संबोधित किया उस मीटिंग को। तो उस समय तमाम देश के सुरक्षा एजेंसियों की नज़र है अभी नक्सलियों की गतिविधि पे,
ठीक है। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाने के बाद अभी तक नहीं आई है, लेकिन कल रात में चक्रधरपुर रेलखंड में, ये चाईबासा ज़िले के अंतर्गत आता है, वहाँ पे रेलवे ट्रैक पे कम पावर वाला बम का विस्फोट किया गया, उससे आंशिक क्षति हुई है। उसके बाद लातेहार के टोरी में भी आंशिक क्षति हुई है। और हर बार जब भी मीडिया में यह खबरें आती हैं कि आज भारत बंद है, नक्सलियों का बंद है, तो उसका असर सबसे ज़्यादा जो है हम लोग देखते हैं कि वाहनों पर देखने को मिलता है। जो यात्री वाहन है उनके चक्के थम जाते हैं। तो आज भी स्थिति यही है कि रांची से सिमडेगा, पलामू, लोहरदगा, ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाने वाले बसें हैं, आज उनका परिचालन जो है प्रभावित है। ये हमारी कोशिश होगी कि जो भी नक्सल गिरफ्तारी होती है उसे लेकर जो पीछे की कहानी है वो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।